So hi everyone, today we have Akshit Agarwal and he is AIR 42 and he got 80 marks in IDT जो कि अपने आप में बहुत अच्छे नंबर है इस अटेम्प्ट के हिसाब से, क्योंकि इस अटेम्प्ट में बच्चों को आईडीटी में थोड़े से नंबर कम ही मिले एज पर द पेपर। आप लोग ने भी अगर नवंबर 23 अटेम्प्ट दिया होगा तो आप लोगों ने भी ये चीज फील करी होगी कि जितना मिलना चाहिए था उससे थोड़े से कम नंबर ही मिले हैं और इसके 80 नंबर आए विद AIR 42। सो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि अक्षित ये कर कैसे पाया, इतने नंबर आए कैसे। यस। तो हमने अक्षित को भी बुला लिया। तो टुडे वी हैव अक्षित विद अस। अक्षित, बताओ इनको यस कि सर। क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो। इनफैक्ट मैं अक्षित को रिजल्ट के 5 दिन बाद फोन किया तो मैं शायद सबसे लेट होऊंगा, बाकी सारी फैकल्टीज ने पहले कॉन्क्लेट कर दिया होगा क्योंकि हम लोग लगे हुए थे, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट नेगेटिव था तो उसमें लगे हुए थे। बट टुडे वी हैव अक्षित। अक्षित प्लीज बताओ इनको क्या किया आपने और क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही, यस क्या सर, प्लान। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग एंड कॉलिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एंड सर कॉल का तो कुछ नहीं, पहले मतलब मेन इंपॉर्टेंट था कि हाँ जिसका नहीं हुआ उसको पहले आपको गाइडेंस देनी जरूरी थी। सो सर मैंने मतलब जो स्टार्ट किया था, कोचिंग जो मैंने ली थी वो मैंने Feb 23 में स्टार्ट करी थी। और आप ही फैब का बैच लिया था 2023 मैंने में जो क्लास ले ली थी आपकी, क्लास किसकी, मेरी क्लास ही ली थी ना। हाँ हाँ सर, रेगुलर बैच जो था आपका वही लिया था मैंने। और उसमें वो अराउंड मार्च के एंड या अप्रैल के स्टार्टिंग तक कंप्लीट हो गई थी। तो उस टाइम मेरी मोस्टली हर सारी कोचिंग्स खत्म हो गई थी एक्सेप्ट इकोनॉमिक लॉ पेपर 6D का, वो मैंने बाद में कवर किया था। तो उस टाइम मैंने क्या किया था, जब मतलब हाथों हाथ जब हुआ था तो मैंने ना रिवीजन उसी टाइम एक कर लिया था अराउंड 70 to 80%। मतलब कुछ थ्योरी के चैप्टर्स छोड़े थे कि मैं बाद में कवर कर लूंगा। और प्रैक्टिकल मोस्टली मैंने जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थे स्टार्टिंग में वो सब कवर कर लिए थे। तो इससे ये हुआ था कि तो कम टाइम में रिवीजन हो गया था क्योंकि जब भी पढ़ा हुआ था। और मेरा मतलब फर्स्ट रिवीजन जो है वहीं पे कंप्लीट हो गया था। और जो मेरी लीव स्टार्ट हुई थी वो जून से स्टार्ट हुई थी। तो ये था कि जून से पहले मेरा आईडीटी का फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट था। तो एक सब्जेक्ट मेरा लगभग प्रिपेयर्ड हो चुका था कि हाँ मुझे बस इसका रिवीजन करना है। तो फर्स्ट डिवीजन में मैंने क्या किया था, मतलब मोस्टली जब चैप्टर करा उसके सारे क्वेश्चंस करे थे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं था कि हाँ ये थ्योरी का है ये बाद में कर लूंगा, या फिर सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस नहीं किए थे। सारे क्वेश्चंस एक बार देखे थे। जो उसमें से लगा था कि हाँ ये इसमें इशू आ रहा है या बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोबारा करने की जरूरत पड़नी चाहिए, तो वो मैंने मार्क कर लिए थे। और जो था कि जैसे जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स थे उसकी उस टाइम ही फर्स्ट डिवीजन में रिटर्न प्रैक्टिस ज़्यादा करी थी कि जिससे सेकंड डिवीजन में ज़्यादा टाइम मुझे ना देना पड़े रिटर्न प्रैक्टिस पे। तो मेरा फर्स्ट डिवीजन अराउंड 15 डेज में हो गया था। उसके बाद मैंने सेकंड डिवीजन जो स्टार्ट किया था वो अगस्त में किया था, जब मेरा अराउंड फर्स्ट ग्रुप की कोचिंग रिवीजन कंप्लीट हो गया था मेरा फर्स्ट रिवीजन एक्सेप्ट ऑडिट। वो मतलब मैं रोज कर रहा था ऑडिट। तो उसमें मैंने सेकंड डिवीजन स्टार्ट कर दिया था आईडीटी का। और वो अराउंड 10 डेज में मेरा सेकंड डिवीजन हो गया था। और सेकंड डिवीजन में मैंने मतलब कि जो चैप्टर छोड़े थे एक या दो चैप्टर वो भी हाथों हाथ कवर कर लिए थे कि जिससे ऐसा ना हो कि बाद में कभी रह जाए फिर वो उसमें इशू आए। तो वो मेरा सेकंड डिवीजन कंप्लीट हो गया था। फिर सितंबर में मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था। और उसमें अराउंड मुझे 60 to 65 के अराउंड अचीव हुए थे। और उसमें मेरे को कुछ पता चलता कि मैं कहाँ कहाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ, कि कहाँ कहाँ पे मेरे को क्या लिखना चाहिए। और मतलब कि उसमें क्या क्या मेरे को नोट भी लिखने चाहिए कि ये हम डिसअलाउ क्यों कर रहे हैं, या फिर आईटीसी मोस्टली जो मतलब आईटीसी चैप्टर था एक, उसमें मेरे को ज़्यादा थोड़ा इशू आया था कि उसमें ना फर्स्ट टाइम जब मैंने किया था तो कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए थे जो इजी थे, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टाइप आ रहे थे वो पूरे पूरे सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। उसमें मतलब ये था कि कहीं ना कहीं गलती हो रही थी। तो उसमें मैंने क्या किया था, आपने एक सर वीडियो डाली थी जिसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे आईटीसी के ही 4 to 5 क्वेश्चंस थे जिसमें मोस्टली हर टॉपिक कवर था। तो एक बार मैंने वो वीडियो देखी थी, जिससे मतलब उसके बाद क्या था कि क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो गए थे, इतने इश्यूज नहीं थे। और मैंने सबसे ज्यादा रिटर्न प्रैक्टिस जो करी थी आईडीटी में वो आईटीसी की करी थी, क्योंकि एक तो उसका क्वेश्चन मैंडेटरी में आता है और पक्का वो आना ही आना है उसका। और वो फर्स्ट क्वेश्चन वही रहता है। तो मॉक टेस्ट मैंने दिया था सितंबर में। और फिर अक्टूबर में जब मैंने लास्ट रिवीजन किया था थर्ड रिवीजन, उसमें मेरे को अराउंड 5 to 6 डेज लगे थे, जिसमें मैंने ज़्यादा मतलब कि राइटिंग पे फोकस नहीं किया था, एक दो चैप्टर छोड़ के। और मोस्टली था कि हाँ कॉन्सेप्ट रिवाइज करने थे क्योंकि रिटन प्रैक्टिस ऑलरेडी 2 बार हो चुकी थी और एक मॉक टेस्ट भी दे चुका था। फिर उसके बाद एक 1.5 डेज का जो लीव मिलती है, तो फोर्थ डिवीजन मेरा जब हो गया था। तो टोटल 4 डिविजन्स मेरे हो गए थे जब मैं पेपर से पहले।
गजब। तो जैसा अक्षित ने बोला कि एग्जाम से पहले 4 रिवीजन, तब जाके 80 मार्क्स आए हैं। दूसरी बात क्वेश्चंस की लिख के प्रैक्टिस। तीसरी बात मॉक टेस्ट। तो अब ये सारे प्रोसीजर फॉलो करे भाई ने, तब जाके, और क्लासेस ने पहले ही कंप्लीट करी और फिर ये रिवीजन कर पाया। क्लासेस हमारी ज़्यादा नहीं होती ऐसे, आप 1.5 महीने में ख़त्म हो गई, लेकिन इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। अब रिवीजन में भी ऐसा होता है कि जैसे आईटीसी है, अभी से इसको लगा कि यार आईटीसी में दिक्कत है तो आईटीसी लिख के देखा, वैल्यूएशन में भी थोड़ी दिक्कत है तो वैल्यूएशन लिख के देखा। पर जैसे अब जीएसटी के थ्योरी चैप्टर है, उनके नंबर ऑफ रिवीजन अगर ज्यादा करोगे तो वो बेटर है। तो रिवीजन भी आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, आप किसी के कहने पे मत जाओ कि इसमें, मान के चलो आपको ऑडिट में ज्यादा तकलीफ लगती है और ऑडिट के आपको 6 रिवीजन लगते हैं तो 6 करो। आपको लगता है कि एसएफएम में आपको 2 में ही काम हो जाएगा तो 2 करो। सर। तुम सही बोला ना अक्षित, स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनाओ। आप किसी की क्यों कॉपी पेस्ट करते हाँ हो। हाँ सर, मतलब सब्जेक्ट वाइज भी और टॉपिक वाइज भी, किसी किसी का कोई टॉपिक बहुत स्ट्रांग होता है तो उसको कम रिवीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये तो मतलब आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, और उस हिसाब से रिवीजन अपना देख सकते हो कि आपको 3 करने हैं, 4 करने हैं, किसी को 2 करने हैं। अब अक्षित ये लोग पूछते हैं कि भाई 80 मार्क्स आप लाए, तो एमसीक्यूज के लिए आपने कुछ Yes. अलग किया या एमसीक्यूज के लिए क्या किया। सर एमसीक्यूज मैंने जो पोर्टल पे थे आईसीआई के, जो मैं वही क्लास में सॉल्व करे थे करवाता आपने था। उसमें आप जो, हाँ वही आपने क्लास में वो डाले थे कि आपने आईसीआई पोर्टल के ही सॉल्व करवाए थे। तो मैंने वही सॉल्व किया था, मतलब उससे ज़्यादा फोकस नहीं किया था, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, मैंने सुना था कि एमसीक्यूज जो रिपीटेड इतने नहीं आते, मोस्टली न्यू बनते हैं। तो उस पर मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा था मैंने, जो उस पोर्टल पे थे वही सॉल्व कर लिए थे। और उससे मेरा मतलब हो गया था कि मेरे को हम एक भी वो क्लास पता चल गया था कि कहाँ की एमसीक्यूज किस हिसाब से आते हैं। क्लास में यही बोलते हैं अपन भी कि भाई कई कई बच्चे होते हैं जो इधर उधर की बुक्स पढ़ते रहते हैं एमसीक्यूज के लिए, कोई जरूरत ही नहीं है उनकी। आप जो आईसीआई के पोर्टल पे एमसीक्यूज है वो मोर देन इनफ है, अगर आपने वो भी पढ़ लिया ना तो आपका काम हो जाएगा। तो अक्षित, ये पोर्टल वाले जो एमसीक्यू की स्ट्रेटेजी थी वो सिर्फ आईडीटी में लगाई या डीटी में भी यही यही किया कि पोर्टल वाले एमसीक्यू पढ़ लिए। सर डीटी में भी यही किया था, पोर्टल वाले ही किए थे मैंने। पोर्टल वाले एमसीक्यूज ही और पढ़े। बस एक लॉ में जो था, लॉ में मैंने मतलब जिससे क्लास ली थी उन्होंने एक बुक प्रोवाइड करी थी, तो लॉ में मैंने उनकी बुक के करे थे। उनकी बुक से करे थे। वो मोस्टली मतलब मोस्टली आईसीआई के कवर्ड थे उसमें, बस कुछ एक्स्ट्रा थे, ज़्यादा एक्स्ट्रास नहीं थे उसमें भी। ज्यादा एक्शन, समझ गया। तो हाँ एमसीक्यूज की तो देखो यही स्ट्रेटेजी है। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, आप ये करो कि जितना आपके आईसीआई के बुकलेट है वो सॉल्व कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। और अक्षित, क्वेश्चन बैंक और समरी बुक क्या, मतलब मेरी क्वेश्चन बैंक समरी बुक रेफर किया या किसी और का रेफर किया। नहीं नहीं सर, आप ही का रेफर किया था, क्योंकि मतलब कोचिंग भी आपसे ली थी, तो चेंज करना ऐसा कोई वो था नहीं। और फिर आपका क्वेश्चन बैंक मोर देन इनफ था, उसमें सब आरटीपी एमटीपी सब कवर्ड थे। और स्टडी मैट अपडेटेड था नहीं, जो मतलब उस पर फोकस करना इतना था नहीं, तो मैंने आप ही की समरी बुक और क्वेश्चन बैंक करा था, और उसी का 3 4 डिवीजन करे थे। तो पॉइंट ये है कि आपने जो स्टडी मटेरियल या क्वेश्चन बैंक पिक कर लिया ना, चाहे वो मेरा हो चाहे किसी दूसरी फैकल्टी का हो, किसी का भी हो, आप उस पर स्टक रहिए एंड तक। अब आप सोचेंगे कि यार ये भी कर लूं ये भी कर लूं, शुरू शुरू में आप कितना भी कुछ पढ़ लो, एग्जाम से 1 दिन पहले अगर जो चीज रिवाइज ही नहीं हो पा रही, उसका कोई सेंस ही नहीं है। अक्षय, जो लास्ट रिवीजन था वो कितने दिनों में किया था आपने। सर मतलब थर्ड डिवीजन जो मेरा था मार्च, जो मैंने वो उसमें किया था अक्टूबर में, उसमें अराउंड 5 to 6 डेज लग गए थे। क्योंकि मतलब मैं उसके साथ एक सब्जेक्ट और कर रहा था, ऐसे नहीं कि और पूरा कर रहे थे। आईडीटी पे था। और मतलब ऑडिट कर रहा था, क्योंकि ऑडिट में थोड़ा इशू था, वो रिटेन नहीं रहता था या उसमें मैंने मतलब ऑडिट जो है रोज ही पढ़ी है अराउंड अक्टूबर तक, डेली। तो यही मैं क्लास में बोलता था कि ऑडिट रोज पढ़ो आप, एग्जाम तक रोज पढ़ो आप ऑडिट, तभी आपका काम बनेगा ऑडिट में, वरना याद ही नहीं रहेगा। देख हम लड़के वैसे ही भूल जाते हैं चीजों को। नहीं, ऐसा तो कोई लड़का लड़की बात स्पेसिफिक नहीं है ये, बट पॉइंट ये है कि हमको याद नहीं रहती चीजें थ्योरी की। ठीक है, बड़ी मुश्किल से हम रिटेन कर पाते हैं, तो उसको रोज ही पढ़ो। और अब आईडीटी इन्होंने लास्ट रिवीजन 5 से 6 दिन में किया विद एक सब्जेक्ट, तो अगर आप लास्ट रिवीजन अगर आप खाली आईडीटी को करते हैं तो आप 3 दिन में खत्म करो, तभी आप एग्जाम से 1 दिन पहले 1.5 डेज में रिवीजन कर पाएंगे। और अक्षित ने बताया कि पेपर भी लिख के देखा, तो अक्षित आपको लगता है कि मॉक से हेल्प मिली या मॉक जरूरी होता है। हाँ सर, मतलब एक मॉक तो आपको देना चाहिए, उससे एक तो आपकी रिटन प्रैक्टिस हो जाती है कि हाँ 3 आवर्स में आप पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। कि मोस्टली जो पेपर आते हैं वो लेंदी आते हैं,
तो मॉक टेस्ट तो देने चाहिए, उससे आपका पता भी चल जाता है कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है। कि कभी कभार हम खुद करते हैं तो पता नहीं चल पाता कि इसमें हमें क्या इशू आ रहा है, लेकिन जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो एक तो पूरा सिलेबस भी कवर हो जाता है कि हाँ हमारा रिवीजन, हम पता चल जाता है कि अब कितने टाइम में कर सकते हैं फुल रिवीजन। तो एग्जाम से पहले इतना वो नहीं रहता कि हाँ 1.5 डेज में हम कैसे कवर करेंगे। अक्षय, ये कई बच्चे होते हैं जो ये एबीसी एनालिसिस पे स्टक रहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये आपने कोई चैप्टर छोड़ा था या सारे ही करे थे? नहीं सर, मैं छोड़ा तो कोई चैप्टर नहीं था। सारे चैप्टर्स मैंने करे थे, क्योंकि कुछ नहीं पता मतलब कौन से चैप्टर से आ जाए। और हाँ ये था कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स नहीं थे, या मतलब जो बहुत शॉर्ट चैप्टर्स थे, उसके रिवीजन थोड़े कम कर दिए, 2 रिवीजन कर लिए। लेकिन सारे चैप्टर्स कवर किए थे। और अब की वजह से पेपर में देखा भी हमने कि पेनल्टी और इंटरेस्ट से सेपरेट क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चंस तो कैसे भी आ सकते हैं सर, तो इसलिए एबीसी एनालिसिस तो नहीं करना चाहिए। हाँ आप क्वेश्चंस मार्क कर सकते हो कि हर चैप्टर में कि हाँ कि कौन सा क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको दोबारा करके देखना पड़ेगा जिसमें इशू आ रहा है, या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिससे आप सेकंड डिवीजन में आपको सारे क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना पड़े, जो मेन क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर हो जाए। अच्छा, आपने जैसे क्लासेस देख ली, फिर उसके बाद रिवीजन आपने यूट्यूब वीडियो से, मतलब यूट्यूब वीडियो से करे, खुद से करा, शॉर्ट वीडियो देखी, कैसा क्या स्ट्रेटेजी थी? क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता, वीडियो देखें सेल्फ करें क्या करें, तो क्या इस पे क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? सर उसमें मतलब मैंने ये किया था कि कुछ चैप्टर्स जो मुझे लग रहा था कि हाँ ये मेरे को उस टाइम रिवीजन कर रहा था कि हो जाएंगे, वो तो मैंने सेल्फ कर लिए थे। वरना जो चैप्टर्स बड़े थे या फिर जो इम्पोर्टेंट थे जिसमें थोड़ा इशू आता, वो मैंने उसकी रिवीजन वीडियोस देखी थी एक बार आपकी। और नहीं तो आपने जो शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस डाली थी लाइक 5 to 10 मिनट्स की, जैसे मेरे को इंटरेस्ट में थोड़ा इशू आ रहा था कि इंटरेस्ट में डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर रेट जीएसटी में अलग है और आप कस्टम में जाओगे तो उसमें रेट्स अलग चलते हैं। तो आपकी अराउंड 8 to 10 मिनट्स की वीडियो थी जहाँ पे आपने सब कवर करा था। तो अगर आपको लगता है कि मतलब कि हाँ इसमें इशू आ रहा है, तो आप एक बार रिवीजन वीडियो देख के फिर आप कर सकते हैं। तो उससे आपका वो पूरा पक्का हो जाएगा चैप्टर। तो अब ये भी देखो, इन्होंने बताया कि बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, जो आपको लगे कि यार इस चैप्टर में कोई इजीली हो रहा है तो आप देखो। मतलब क्या है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी पड़ेगी अपने हिसाब से कि भाई आपको, अब आपको सपोज करो कि एग्जामिनेशन चैप्टर में दिक्कत नहीं आती तो मत देखो। आपको लग रहा है कि भाई प्लेसेस सप्लाई में दिक्कत आ रही है तो खुद से करो। आपको लग रहा है इंटरेस्ट में दिक्कत आ रही है तो ये शॉर्ट देख लो। तो वो अपने हिसाब से, जरूरी नहीं है कि सारे ही लेक्चर आपको देखने, सारे रिवीजन वीडियो आपको देखनी है। मतलब आप अपने टाइम के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन बैठाओ, किस सब्जेक्ट को कितने रिवीजन देने हैं, कितना टाइम देना है, ये भी आपकी स्ट्रेटेजी है। आपको लगता है किसी पेपर में भाई 3 मॉक लिख के देखने, तीन, तो आपको लगता है नहीं यार इसका 2 से काम हो जाएगा, 1 से काम हो जाएगा, वो एक दे के देखो। इट्स अप टू यू, बट लिखना जरूरी है। और रिवीजन कम से कम, कोई पूछेगा कि इतने सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि अब हम भी रैंक लाएंगे अक्षित की तरह, हम भी 80+ नंबर लाएंगे आईआईटी में, तो अक्षित की तरह आपको मिनिमम 3 से 4 रिवीजन करने पड़ेंगे। इस लड़के ने 4 रिवीजन करे हैं, और ऑडिट तो मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा ही पड़ी होगी, जिस हिसाब से बता रहे हैं कि रोज पढ़ते थे ऑडिट को। हाँ अक्षित सर, मेरा कुछ। ऑडिट तो मैंने जब हम्म। लीव स्टार्ट हुई थी हम्म। तब तब से मैं रोज ही पढ़ रहा था। पहले एक बार कंप्लीट कर ली थी मैंने, फिर उसके बाद डेली 2 to 3 आवर्स देता था, जिससे मतलब रिटेन रहता था कि अगर हम बीच में छोड़ देंगे तो फिर वो उसको रिकवर करना इजी नहीं रहता ऑडिट को, उसमें थोड़ा इशू रहता है। अक्षित कुछ, हमारी जो जैन जेड जनरेशन जो भी बोलते हैं, जैन जी जनरेशन है, इसको कुछ भी आप टिप्स देना चाहें कि भाई कैसे आप नंबर ला सकते हैं, कैसे आप आईडीटी में 70 75 80+ स्कोर कर सकते हैं? सर उसमें मतलब मैंने एक चीज जो एक्स्ट्रा करी थी कि जब मैं चैप्टर करता था उसमें अगर मेरे को कोई पॉइंट लग रहा है कि यूनिक पॉइंट है या फिर इसमें दिक्कत आ रही है, तो वो मैं नोट्स में ना ऐड कर लेता था। फर्स्ट डिवीजन जब मैंने किया था कि जैसे कोई एडजस्टमेंट है जो कि मुझे इस पे दिक्कत आ रही है, तो वो मैं नोट्स में ऐड कर ली। इससे क्या हुआ, जब मैं सेकंड डिवीजन करा तो उसमें हाथ हाथ वो पॉइंट कवर हो गया, और मेरे को फिर क्वेश्चन भी हाँ पता चल गया, हाँ ये क्वेश्चन अब हो जाएगा। तो क्या था कि एग्जाम से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम तो नहीं होता कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखें। तो अगर हम कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं और उसमें वो पॉइंट्स भी कवर हो जाते हैं, तो आप क्वेश्चन फिर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और एक ये है कि आप जो भी बुक आप स्टार्टिंग में लो, आप मतलब उसी पे फोकस रखो। मतलब बार बार बुक चेंज करोगे तो फिर इश्यू आ जाता है कि सब टीचर्स का अपना अलग अलग वे होता है टीचिंग करने का, या फिर नोट्स का भी सबका अलग अलग होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मतलब एक पे ही आप स्टिक रहो, चाहे आप कोई से भी टीचर की सिलेक्ट करो, उसमें कोई इशू नहीं है। और उस पे आप चाहे उसका आप 2 से 3 रिविजन कर लो, रेदर देन गोइंग ऑन सम अदर टीचर बुक।
इन्होंने बोला कि एक ही बुक लेके उसी के मल्टीपल रिवीजन करो, और जब पहली बार रिवीजन करो तो पॉइंट को वहीं पे हाईलाइट कर दो, जिससे आप दूसरी बार पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा। और जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो जिन क्वेश्चन में आपको तकलीफ लग रही है उनको लिख के देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि आप सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। अक्षित, एग्जाम से अभी जैसे मई में एग्जाम है, मान के चलते हैं 1 मई से पेपर होंगे, कितने दिन पहले तक यस इन लोगों का पहली बार कोर्स या पहली बार रिवीजन खत्म हो जाना चाहिए? सर, वैसे तो ये तो मतलब डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ कि फैब तक तो मतलब हो जाना चाहिए अगर आप बहुत ग्रुप्स पे जा रहे हो, क्योंकि जिससे आप फिर आपके पास 2 मंथ्स ही बचेंगे, उसमें आपको मॉक भी लिखना है और एटलीस्ट 2 रिवीजन उसमें आपके फिर कवर हो जाएंगे। तो अक्षित के हिसाब से अब आपके पास अप्रोक्सीमेटली 40 डेज बच रहे हैं आपका सिलेबस खत्म करने के लिए। अब की बार फरवरी में 29 डेज हैं, तो एक दिन आपको वहां पे भी ज्यादा मिल जाएगा। तब आपको इस बार ये टारगेट रखना है, तब जाके आप मार्च और अप्रैल में मॉक टेस्ट देंगे। और इनकेस अगर एग्जाम गलती से शिफ्ट हुए तो फिर आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा एक और हाँ, रिवीजन के लिए, इलेक्शन की। इलेक्शन के कारण। तो अक्षित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। और आप लोगों को अगर कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछना हो अक्षित से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर लगेगा कि भाई अक्षित से आप लोगों की काफी क्वेरीज हैं, तो एक और सेशन रखेंगे जिसमें आप जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर में बात करेंगे, एक रख लेंगे, या एक जूम कॉल रख लेंगे जिसमें आप 1 to 1 भी बात कर सकेंगे, ठीक है? और ऐसे ही मतलब अपन कुछ और वीडियोस में रिकॉर्ड करेंगे, और बच्चों के जिनकी रैंक्स आई है उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, जो अपने क्लास वाले बच्चे थे। ठीक है अक्षित, अच्छा लास्ट में एक बात कि मैं तो देखो, आप शायद लाइव आते नहीं थे, शायद रिकॉर्ड ही देखा होगा आपने क्लासेस आपको कैसी लगी? मतलब आपको लगा कि हाँ हाँ? सर, रिकॉर्डेड था। नहीं सर, क्लासेस तो काफ़ी अच्छी थी। जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस था आर्टिकल में वो ऑडिट में था, तो जीएसटी का मतलब नॉलेज थी, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं थी। और मतलब कि जब मैं जनवरी मेरा डीटी खत्म हुआ था तो ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं था, तो उस टाइम मुझे थोड़ा आईडीटी में लग रहा था कि मैं कैसे कवर कर पाऊंगा। तो लेकिन जब आपकी क्लास देखी, एक तो कम टाइम में और सारे टॉपिक्स कवर्ड थे, और आपने जो टॉपिक समझाए थे और खासकर जो आप एग्जाम्पल्स लेते थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, जिससे डिटेन हो जाता था कि हाँ कि एक्चुअली में क्या है। तो इट्स अ वेरी सर, बहुत अच्छी क्लास थी आपकी। और मेन आप ही की वजह से, मतलब कि आप ही की मैंने क्लास रेफर करी, आप ही की बुक रेफर करी थी, क्वेश्चन बैंक भी आप ही का रेफर किया था। तो सर थैंक यू फॉर योर अरे नहीं, एफर्ट्स, बस और आप बस मैं खासकर आपकी जो तारीफ सुनना रिविजनरी चाहता था, आपने कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नहीं आपको सर, किसी ने आपके रिकमेंड? रिविजनरी वीडियोस हम्म, और शॉर्ट वीडियोस जो आप डालते थे उससे भी काफ़ी हेल्प हुई थी। आपको किसी ने रिकमेंड किया था या ऐसे ही मतलब खुद से ही देख के रिकमेंड ही किया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे लोग हाँ रिकमेंड सर, नहीं करते। रिकमेंड किया था मतलब। हाँ मतलब मैंने पूछा था जैसे कि किससे लेनी चाहिए, तो उन्होंने आपका नाम सजेस्ट किया था, फिर मैंने आपका एक डेमो देखा था तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने आपकी क्लास ली थी। नहीं नहीं, धन्यवाद। ये है ना, और पॉइंट ये था कि एक एक बच्चों की ये भी दिक्कत आती है कि अपने दोस्तों में थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो आपका फ्रेंड सर्कल कितना था, और कितना आप फ्रेंड्स में इन्वॉल्व रहते थे, और कितना डिस्कशन करते थे, क्या रहता था उसमें? सर हम मतलब 4 to 5 फ्रेंड्स थे, जो आपस में डिस्कस करते थे। और उसमें मतलब डिस्कस ये करते थे कि जैसे कभी कभार आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि मतलब कि हो नहीं पा रहा है, तो एक तो बात करके थोड़ा मोटिवेशन मिल जाती थी कि हाँ कि हो जाएगा। या फिर से कोई छोटी मोटी क्वेरीज आ रही हैं, अब हर क्वेरीज के लिए यूट्यूब है, उस पर आप नहीं जा सकते, तो वो एक अच्छा था कि हाँ आपका फ्रेंड सर्कल छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी मतलब फिर डिस्कशन बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है। तो आप शॉर्ट फ्रेंड सर्कल रखिए, और मतलब कि आप उस पर टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं जो आपकी क्वेरीज है। तो मेरा मतलब 4 to 5 लोग थे मेरे फ्रेंड्स जिनसे मेरी बातचीत थी पेपर के टाइम तक। तो देखो, फ्रेंड सर्कल लिमिटेड रखो। अगर आपके दोस्त जैसे होंगे ना, वैसे ही आप बनोगे। एक फ्रेंड सर्कल आपने कहीं देखे होंगे, एक ग्रुप में 10 लोग हैं, अगर वो अच्छा ग्रुप होता है ना तो उसमें से 7-8 लोग पास हो जाते हैं। और अगर वो खराब ग्रुप है तो उसमें से एक ही पास होता है। फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर करता है। जैसे आपका आसपास का सराउंडिंग है ना, वैसा ही आपका रिजल्ट जाता है। ये चीज आपको अभी समझ नहीं आएगी, बाद में समझ में आएगी। तो अगर आपको लगता है कि आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा ही मस्ती टाइप है, तो आप थोड़ा सा कट हो जाइए कुछ दिनों के लिए, जिंदगी भर के लिए नहीं कह रहे। फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर रखता है। अक्षित, लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच अक्षित फॉर गिविंग योर टाइम। अभी भी मुझे लग रहा है अक्षित ऑफिस में बैठा हुआ है, पीछे बैकग्राउंड देख के समझ में आ रहा है। ठीक है, बट
और भी कुछ आप लोगों की क्वेरीज हैं तो आप ऑफिस कमेंट में बॉक्स में बताइए, एंड डू लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये फ्रूटफुल लगा और आपको लगा कि इस तरह के कुछ और वीडियोस भी आने चाहिए। अक्षित, कुछ एंड में कहना चाहेंगे या वाइंड अप करें? हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि आप थैंक यू, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। इट्स माय फर्स्ट टाइम कि मैं ऐसे कोई लाइव वो दे रहा हूँ। एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब अभी टाइम है, और आप आराम से सिलेबस कवर कर सकते हैं। और मे बी इलेक्शन की वजह से मे बी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है, लेकिन उसकी जब अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। तो अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए, हमें कोई गाइडेंस चाहिए, तो दे कैन कनेक्ट विद मी, देर इज़ नो इशू, एंड आई विल बी रेडी टू हेल्प। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू अक्षित। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू थैंक्स सर। अ लॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।